भारतीय इंतखाबात के 7 में से 3 मरहले मुकम्मल हो चुके हैं और भारतीय पार्लियामेंट की 543 नशिस्तों में से आधी से ज़्यादा नशिस्तों पर वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और 13 मई को बाकायदा भारत चौथे और नतीजा खेज इंतखाबी मरहले में दाखिल हो जाएगा। नरेंद्र मोदी और उनकी इत्तेहादी जमातें 543 की पार्लियामेंट में से 400 नशिस्तें जीतने का दावा कर रही हैं। ओपिनियन पोल्स इस बात का इशारा दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी बासानी इंतखाबात जीत जाएंगे, लेकिन क्या वो 400 नशिस्तें हासिल कर पाएंगे, ये सवाल अपनी जगह बरकरार है, क्योंकि भारतीय तारीख में सिर्फ एक दफ़ा ही कोई सियासी जमात 400 नशिस्तें हासिल कर सकी है और वो जमात कांग्रेस है, जिसने इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर 1984 के इंतखाबात में 400 से ज़्यादा नशिस्तें हासिल की थी और अब भारतीय जनता पार्टी भी 400 से ज़्यादा नशिस्तें जीतने का दावा कर रही है। नरेंद्र मोदी मुसलसल ये इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं कि अवाम उन्हें 400 नशिस्तें जीतने में मदद करे ताकि कांग्रेस कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल ना कर सके और राम मंदिर पर बाबरी मस्जिद का ताला ना लगा सके। मगर मुसलमान मुखालिफ बयानात और नफरत अंगेजी के बावजूद ये पेशगोइयाँ की जा रही हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए इस कदर भारी तादाद में नशिस्तें जीतना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसलिए वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें से एक हरबा अपोजिशन जमातों को टारगेट करना है, जिनकी सबसे बड़ी मिसाल इस वक्त आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्हें आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के चंद दिन बाद गिरफ्तार किया गया था और 1.5 महीने से ज़्यादा अरसा गिरफ्तार रहने के बाद आज उन्हें भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए उबूरी जमानत दे दी है। अरविंद केजरीवाल ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि उन्हें इंतखाबात के आखिरी मरहले के बाद होने वाली वोटों की गिनती तक जमानत दी जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इंतखाबात के आखिरी मरहले के अख्तिताम के दूसरे दिन यानी 2 जून को खुद को सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है और मजीद कहा है कि इस दौरान अरविंद केजरीवाल को बतौर वजीर आला सरकारी उमूर अंजाम देने की इजाज़त नहीं होगी। अहम बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को भारतीय इलेक्शन से सिर्फ 1 महीने पहले 21 मार्च को शराब की नई एक्साइज पॉलिसी के केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार किया था। इस केस में उनसे पहले आम आदमी पार्टी के 2 रहनुमा गिरफ्तार किए जा चुके थे। इस केस में वजीर आला अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की दिल्ली हुकूमत पर इल्ज़ाम था कि उसने दिल्ली एक्साइज की नई पॉलिसी के तहत निजी कंपनियों को शराब के लाइसेंस देते हुए गैर कानूनी फ़ायदे पहुंचाए हैं और बदले में अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने भारी किकबैक्स हासिल किए हैं। मगर आम आदमी पार्टी इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर रही है और मौक़िफ़ अख्तियार कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन कैंपेन से बाहर रखने के लिए बीजेपी की ईमा पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इसके अलावा आज़ाद मुबस्सिरीन की भी राय है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सियासी गिरफ्तारी थी, जिसका मकसद आम आदमी पार्टी को इलेक्शन में नुकसान पहुंचाना था। सिर्फ यही नहीं, इस वक्त भारत में अपोजिशन के कई रहनुमा या तो गिरफ्तार हैं या उन्हें केसेस का सामना है और उन केसेस का ज़्यादातर ताल्लुक करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग से। और अपोजिशन का दावा है कि नरेंद्र मोदी भारत के तफ्तीशी इदारों को अपोजिशन के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और डेटा के मुताबिक गुज़िश्ता 10 सालों में जब से नरेंद्र मोदी हुकूमत में आए हैं तब से लेकर अब तक 400 सियासी रहनुमाओं को भारतीय एजेंसीज ने टारगेट किया है और उन सियासतदानों में 90% से ज़्यादा का ताल्लुक अपोजिशन जमातों से है। मगर भारतीय जनता पार्टी इन केसेस को अपने करप्शन के बयानिए की जीत करार दे रही है। इस हकीकत के बावजूद कि नरेंद्र मोदी के दौर में माली जालसाजी का एक ऐसा केस सामने आया जिसे ना सिर्फ भारत का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम करार दिया जा रहा है, सबसे बड़ी जालसाजी करार दिया जा रहा है, जिसमें लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं बल्कि खरबों रुपए की हेरा फेरी का इल्ज़ाम है। कोई इसे जालसाजी का तो कोई भत्ता वसूली का नाम दे रहा है, तो कोई इसे सरकारी सतह पर टैक्स इवेजन की स्कीम करार दे रहा है, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक कंपनी का नहीं है बल्कि इसमें हज़ारों कंपनियां शामिल हैं और इसमें फ्रॉड का बराह रास्त इल्ज़ाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर लग रहा है। अब से 7 साल पहले नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इलेक्ट्रल बॉन्ड नामी एक स्कीम मुतारिफ करवाई और इसे सियासी जमातों की फंडिंग के लिए कहकर चंदा लेने का जरिया बनाया कि मुल्क से काला धन खत्म करना है, सियासी फंडिंग में एहतसाब और शफाफियत लेकर आनी है। और स्कीम यह थी कि कोई भी कंपनी या फर्द सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का एक बॉन्ड खरीद सकता है और बॉन्ड खरीदने की कोई हद मुकर्रर नहीं की गई, यानी कोई शख्स या कंपनी जितने भी बॉन्ड चाहे खरीद सकता है और फिर कोई इस बॉन्ड को अपनी किसी भी मनपसंद जमात को दे सकता है और फिर वो सियासी जमात बॉन्ड की खरीदारी के सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर उसे स्टेट बैंक को फराहम करके वो बॉन्ड कैश करा सकती है और पैसे वसूल कर सकती है। और ऐसा नहीं किया गया तो 15 दिन बाद वो रकम प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चली जाएगी और इस बॉन्ड पर ना ही बॉन्ड खरीदने वाले का नाम लिखा होगा और ना ही बॉन्ड कैश कराने वाले की तफसीलात इस पर दर्ज होंगी, यानी पूरा मामला खुफिया रखा जाएगा और सिर्फ उसी सियासी जमात को पता होगा कि उसे चंदा किसने दिया है। लेकिन इस स्कीम को लॉन्च करने से पहले जब इदारा जाती मुशावरत हुई तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय इलेक्शन कमीशन ने इस पर अपने खदशात का इज़हार किया और मनी लॉन्ड्रिंग इसमें सबसे अहम खदशा था। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी हुकूमत ने अहम कानून साजिया करके इस स्कीम को लॉन्च कर दिया। मगर जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया तो भारतीय मीडिया के एक सहाफ़ी पूनम अग्रवाल ने हज़ार रुपए के 2 बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीद लिए और फिर उन्हें फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया। और जब उस बॉन्ड के फॉरेंसिक टेस्ट हुए तो पता चला कि बॉन्ड पर एक खुफिया सीरियल नंबर लिखा हुआ है जो सिर्फ
अल्ट्रा वायलेट लाइट की मदद से नजर आता है, जिसके बाद खुद पूनम अग्रवाल ने तफसीलात बताई। और इससे यह बात जाहिर हुई कि हर अलग बॉन्ड पर एक सीक्रेट सीरियल नंबर दर्ज है और यहीं से यह स्कीम एक स्कैंडल में बदल गई और नरेंद्र मोदी की हुकूमत का यह झूठ पकड़ा गया कि यह स्कीम एक खुफिया स्कीम है और इसमें बॉन्ड खरीदने वाले फर्द या कंपनी की तफसीलात किसी तौर पर मालूम नहीं हो सकती और हुकूमत ये नहीं पता लगा सकती कि किस कंपनी या शख्स ने सियासी जमात को चंदा दिया है। मगर फिर हुकूमत और स्टेट बैंक ने दावा किया कि जो सीक्रेट सीरियल नंबर है वो बस एक सिक्योरिटी फीचर है ताकि जालसाजी से बचा जा सके और इस नंबर को रिकॉर्ड में नहीं रखा जाता, इसलिए इसका किसी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है, जिसकी वजह से इसे बॉन्ड खरीदने वाले फर्द या कंपनी और फिर इस बॉन्ड को कैश कराकर चंदा हासिल करने वाली सियासी जमात को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय हुकूमत का यह दावा भी झूठ निकला। भारत के एक रिटायर्ड नेवी अफसर लोकेश भत्रा ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इस्तेमाल करके भारतीय वजारत खजाना को मुतादी दरख्वास्तें भेजी और फिर उन्हें एक ऐसी दस्तावेज मिली जिससे इस स्कीम के खुफिया होने का झूठ बेनकाब हो गया। ना सिर्फ झूठ बेनकाब हो गया बल्कि ये बात भी जाहिर हो गई कि हुकूमत यानी भारतीय जनता पार्टी के पास मालूमात होंगी कि कौन सा फर्द या कंपनी कितने के बॉन्ड खरीद रही है और किस पार्टी को चंदा दे रही है, क्योंकि बॉन्ड पर मौजूद सीक्रेट नंबर को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मुख्तलिफ सरकारी दस्तावेजात का जायजा लेते हुए हफ पोस्ट इंडिया ने नवंबर 2019 को एक खबर शाया की जिसके मुताबिक हुकूमती दावों के बरक्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बॉन्ड पर मौजूद खुफिया सीरियल नंबर को इस्तेमाल कर सकता है ताकि ये मालूम किया जा सके कि किसने कितने बॉन्ड्स खरीदे और किस सियासी जमात को बिलाखिर बॉन्ड अतिया किया गया था। दस्तावेजात से पता चलता है कि इन बॉन्ड्स को ट्रैक करने के इस तरीकाकार को भारतीय वजारत खजाना ने मंजूर किया था और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कंट्रोल करने वाले कवायद के मुताबिक अगर जरूरत हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेटा को कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ शेयर कर सकता है और उनमें से कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारे जैसे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हाल ही में तनकीद की जद में रहे हैं क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने उन पर अपने सियासी आकाओं के कहने पर काम करने का इल्जाम लगाया है। खबर के मुताबिक ये इंकिशाफ, जिसकी तस्दीक हफ पोस्ट इंडिया की तरफ से जायजा ली गई दस्तावेजात करती हैं, साबित करता है कि इंतखाबी बॉन्ड वाकई में किसी अतिया देने वाले को हुकूमत की तरफ से नाम जाहिर ना करने की सहूलत फराहम नहीं करते। दर हकीकत इन अतियात के बारे में अंधेरे में रहने वाले वाहिद लोग हिंदुस्तानी अवाम और अपोजिशन जमाते हैं, क्योंकि जनवरी 2018 में जारी करदा एक नोटिफिकेशन के मुताबिक खरीदार की तरफ से पेश करदा मालूमात को मजाज बैंक के जरिए खुफिया रखा जाएगा और किसी भी मकसद के लिए किसी भी अथॉरिटी के सामने जाहिर नहीं किया जाएगा सिवाय इसके कि जब किसी मजाज अदालत के जरिए मुतालबा किया जाए या किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे के जरिए फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाए। और यहीं से ये सवाल उठा कि अगर बॉन्ड खरीदने वाले की मालूमात और तफसीलात खुफिया थी तो फिर हुकूमत की तरफ से जारी करदा ये नोटिफिकेशन कैसे काम करता जिसमें वो तफसीलात कानून नाफिज करने वाले इदारों या कोर्ट ऑफ लॉ को फराहम की जा सकती थी। यहीं से ये वाज़ेह हो गया कि भारतीय तफ्तीशकार CBI और ED यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट अगर चाहें तो वो कभी भी ये पता लगा सकते थे कि कौन सी कंपनी किस सियासी जमात को चंदा फराहम कर रही हैं। यानी अब तक की तफसीलात से 3 चीज़ें वाज़ेह हुई कि इस स्कीम के हवाले से भारतीय अवाम को ये पता नहीं चलता कि कौन किसको चंदा दे रहा है और कितना दे रहा है। अपोजिशन जमातों को सिर्फ ये पता होता कि उन्हें कौन चंदा दे रहा है, मगर भारतीय जनता पार्टी जो हुकूमत में है उसको सब पता होता कि कौन सी कंपनी किसको चंदा दे रही है और कितना दे रही है, अपोजिशन जमातों को कौन और कितना चंदा दे रहा है। और यही चीज़ मोदी हुकूमत के लिए एक हथियार बन गई। मगर ये कितना बड़ा स्कैंडल है ये उस वक्त तक पता नहीं लगा जब तक भारतीय जनता पार्टी की इस स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी नहीं करार दिया। 15 फरवरी को भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुख्तलिफ दरख्वास्तों के पेश नज़र इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को गैर कानूनी करार दे दिया और इसे शहरियों के राइट टू इन्फॉर्मेशन के खिलाफ करार दे दिया और कहा कि शहरियों को ये हक हासिल है कि वो जान सकें कि कौन किस सियासी जमात को कितना चंदा दे रहा है। अदालत ने यह भी कहा कि इस स्कीम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कंपनियों की सियासी अमल में असरअंदाज होने की सलाहियत अफराद के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है और कंपनियों की तरफ से सियासी जमातों को दिया गया माली ताउन खालिसतन कारोबारी लेन देन है जो बदले में फ़वाइद हासिल करने के इरादे से किया गया है। और इस बुनियाद पर अदालत ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हिदायत दी कि वो इस पूरी स्कीम के हवाले से डेटा रिलीज़ करे। मगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इब्तिदा में काफ़ी हिचकिचाहट का मुजाहरा किया और कहा कि हमें इस पूरे अमल में 3 महीने लग सकते हैं और हम ये काम इलेक्शन के बाद ही करने की पोजीशन में होंगे। मगर अदालत ने स्टेट बैंक को दोबारा हिदायत दी कि ये डेटा इलेक्शन कमीशन के पास जमा करवाया जाए और फिर 2 दिन के अंदर यानी 12 मार्च 2024 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यह डेटा फराहम कर दिया जिसे इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया। मगर इसमें भी एक जालसाजी की गई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2 लिस्टों में डेटा फराहम किया। एक लिस्ट ये थी कि किन किन कंपनीज और अफराद ने बॉन्ड खरीदे और कितने के खरीदे और दूसरी लिस्ट ये थी कि किन किन सियासी जमातों ने कितनी रकम के बॉन्ड्स को कैश करवाया था। लेकिन मसला ये था
कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बॉन्ड पर मौजूद सीक्रेट नंबर रिलीज नहीं किए थे, जिससे इन दोनों लिस्टों को आपस में जोड़ना मुश्किल हो गया था। यानी ये पता नहीं चल रहा था कि किस कंपनी का कितना पैसा किस सियासी जमात को गया है। और फिर 18 मार्च को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर बरहमी का इजहार किया कि सिलेक्टेड डेटा रिलीज किया गया है और ऐसा सिलेक्टिव डेटा रिलीज नहीं किया जा सकता, और 21 मार्च तक सारा डेटा रिलीज किया जाए। और फिर ये डेटा रिलीज किया गया और तमाम डेटा रिलीज होने के बाद ये पता चला कि अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक मजमूई तौर पर 12,000 करोड़ भारतीय रुपए पर मुश्तमिल 22,000 से ज्यादा बॉन्ड्स को कैश करवाया गया था, और उसमें से भारतीय जनता पार्टी को 6,000 करोड़ भारतीय रुपए से ज्यादा मिले थे। यानी तकरीबन आधी रकम बराह रास्त भारतीय जनता पार्टी को गई थी। और दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी की सरबराही में तृणमूल कांग्रेस, जिसको 1600 करोड़ रुपए भारतीय मिले थे। और तीसरे नंबर पर थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे 1400 करोड़ भारतीय रुपए मिले थे। बीआरएस नामी पार्टी चौथे नंबर पर थी, जिसे इस मुद्दत के दौरान 1200 करोड़ भारतीय रुपए मिले थे। जबकि पांचवें नंबर पर बीजेडी थी, जिसे 775 करोड़ रुपए मिले थे। मगर सवाल यह है कि इस स्कीम में बुराई क्या थी? कंपनियां तो पहले भी सियासी जमातों को चंदा देती रही हैं। इसमें सबसे बड़ा मसला टैक्स इवेजन का था। वो कंपनियां जो टैक्स इवेजन की वजह से, यानी टैक्स चोरी की वजह से भारतीय तफ्तीशकारों के रेडार पर थी, उन्होंने इस स्कीम के जरिए सबसे ज्यादा चंदा फराहम किया। 2019 से लेकर 2024 तक जिन 5 कंपनियों ने इस स्कीम के जरिए सबसे ज्यादा चंदा फराहम किया, उनमें से 3 कंपनियों को टैक्स मामलात पर भारतीय तफ्तीशकार एजेंसीज, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तहकीकात का सामना था। इन 3 कंपनियों में जिसने सबसे ज्यादा बॉन्ड्स खरीदकर सियासी जमातों को चंदे के तौर पर दिए और जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स मामला से मुतालिक तहकीकात का सामना था, उनमें सर-ए-फहरिस्त थी फ्यूचर गेमिंग कंपनी, जिसने 1300 करोड़ भारतीय रुपए की मालियत के बॉन्ड्स खरीदे। और इस कंपनी के खिलाफ जुलाई 2019 में ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का आगाज कर दिया था। और उस कंपनी ने अपना पहला बॉन्ड अक्टूबर 2020 में खरीदा था, यानी तफ्तीश का आगाज होने के बाद। और भारतीय मीडिया वेबसाइट दी क्विंट के मुताबिक फ्यूचर गेमिंग ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के छापों के बाद 450 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। मगर दिलचस्प बात यह है कि इस कंपनी ने सबसे ज्यादा बॉन्ड्स बीजेपी के बजाय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लिए खरीदे, जो मगरबी बंगाल की रियासत में हुक्मरान जमात है। और इसकी एक वजह यह बताई जा रही है कि फ्यूचर गेमिंग लॉटरी टिकट का कारोबार करती है और यह कारोबार मगरबी बंगाल समेत सिर्फ चंद रियासतों में ही कानूनी है। इसी तरह इन 3 कंपनियों में दूसरी सबसे बड़ी डोनर थी, वो थी मेगा इंजीनियरिंग, जिसने 2019 से लेकर 2024 तक तकरीबन 1000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। अहम बात यह है कि अक्टूबर 2019 में भारतीय टैक्स डिपार्टमेंट ने इस कंपनी पर छापा मारा था और फिर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने भी कंपनी के खिलाफ अपनी तफ्तीश का आगाज कर दिया था। और उसी साल अप्रैल में ही मेगा इंजीनियरिंग ने 50 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे और बाद में मजमूई तौर पर इसने तकरीबन 1000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे और इसने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा बीजेपी को चंदे के तौर पर दिए। यूं मेगा इंजीनियरिंग बीजेपी का सबसे बड़ा डोनर था। सिर्फ यही नहीं, अप्रैल 2023 में मेगा इंजीनियरिंग ने 140 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे थे और फिर मई 2023 में इस कंपनी को 14,400 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिया गया। इसी तरह जो तीसरी कंपनी है वो है वेदांता ग्रुप। वेदांता ग्रुप ने 376 करोड़ भारतीय रुपए के बॉन्ड्स खरीदे और उन्होंने पहली दफा जो बॉन्ड खरीदा था वो अप्रैल 2019 में खरीदा था। मगर आम बात यह है कि 2018 से ही इस ग्रुप के खिलाफ ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने वीजा केस में तहकीकात का आगाज कर दिया था और फिर बाकायदा 2022 में इस कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात का भी आगाज किया गया। दिलचस्प बात यह है कि इस कंपनी ने 16 अप्रैल 2019 को 39 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे और फिर इस कंपनी ने अगले 4 सालों में 337 भारतीय करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे और उसकी कुल मालियत 376 करोड़ रुपए तक चली गई। और वेदांता ग्रुप ने 376 करोड़ रुपए से 230 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को दे दिए। अब दिलचस्प बात यह है कि इस स्कीम में जो टॉप 5 डोनर्स थे उनमें से 3 कंपनियों ने सबसे ज्यादा पैसा नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को दिया है। मेगा इंजीनियरिंग जो दूसरी सबसे बड़ी डोनर थी उसने बीजेपी को अपने 966 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स में से 584 करोड़ रुपए दिए। क्विक सप्लाई चेन जिसके एक डायरेक्टर मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप की मुख्तलिफ कंपनियों के भी डायरेक्टर हैं, वो इस स्कीम में तीसरे सबसे बड़े डोनर थे और उन्होंने 410 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे, जिसमें से 375 करोड़ रुपए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिए। दिलचस्प बात यह है कि इस कंपनी का जो एग्रीगेट प्रॉफिट रहा है वो तकरीबन 80 करोड़ रुपए रहा है और उसने अपने मुनाफे से कई गुना ज्यादा पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदकर बीजेपी को चंदा दिया है और 25 करोड़ रुपए शिवसेना जैसी जमात को भी दिए हैं और वेदांता ग्रुप ने भारतीय जनता पार्टी को 230 करोड़ रुपए दिए। इस पैटर्न को देखकर माहिरीन और मुखालिफिन ने इल्जाम लगाया
कि भारतीय जनता पार्टी ने कंपनी से भत्ता वसूली की है, या तो बॉन्ड्स खरीदने के बदले उनके टैक्स के केसेस में नरमी लाने का वादा किया, या तो बराह रास्त उनसे कहा गया कि धंधा करने के लिए चंदा देना पड़ेगा। और भारतीय मीडिया वेबसाइट को इनके मुताबिक सियासी जमातों को चंदा देने वाली टॉप 30 कंपनियों में से 14 कंपनियों पर मुख्तलिफ तफ्तीशी इदारों की तरफ से छापे पड़े थे। अब ये तो इस स्कैंडल का सिर्फ एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू यह है कि वो कंपनियां जिनका बुरा ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने भी बॉन्ड्स खरीदकर सियासी जमातों को चंदा दिया है। और कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जिन्हें बॉन्ड्स खरीदने के बाद बड़े बड़े ठेके भी दे दिए गए, और इस पैटर्न को माहिरीन और नाकदीन रिश्वत देने का जरिया करार दे रहे हैं। 2018 में नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी को 853 करोड़ रुपए का ठेका मिला कि वो उत्तराखंड में एक टनल बनाए। इस कंपनी ने अप्रैल 2019 से लेकर अक्टूबर 2022 तक 55 करोड़ भारतीय रुपए के बॉन्ड्स खरीदे और सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी को अतिया कर दिया। और फिर 2023 में ये कंपनी जिस टनल पर काम कर रही थी वो टनल गिर गई और काम करने वाले 41 वर्कर्स अंदर फंस गए। इसी तरह दिसंबर 2021 में अहमदाबाद में एक जेर तामीर फ्लाईओवर गिर गया था और जो कंपनी उसे बना रही थी वो थी रंजीत बिल्डकॉन। इस कंपनी ने जनवरी और जुलाई 2023 के दरमियान 9 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और मजमूई तौर पर 15 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, और फिर रवा साल ही उसे अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 109 करोड़ रुपए का ठेका दे दिया। इसी तरह बीजी शिरके नामी कंपनी ने जनवरी 2023 और 2024 के दरमियान 117 भारतीय करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और उसने ज्यादातर चंदा शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को दिया, और गुज़िश्ता साल ही उसे 4,500 करोड़ रुपए का हाउसिंग प्रोजेक्ट का ठेका मिल गया। इस हकीकत के बावजूद कि जून 2022 में इस कंपनी की कंस्ट्रक्शन साइट पर एलिवेटर क्रैश करने की वजह से 4 लोग मारे गए थे और कंपनी पर FIR दर्ज कराई गई थी, और इससे पहले भी इस कंपनी की कंस्ट्रक्शन साइट पर ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए थे और हलाकतें हुई थी। इस स्कैंडल से मुतालिक आने वाली तफसीलात इतनी हैरानकुन थी कि भारत की वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के शौहर और माहिर मईशत प्राकला प्रभाकर ने इसे सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम करार दिया, जबकि अपोजिशन जमात कांग्रेस ने इस स्कीम को भत्ता वसूली का कारोबार करार दिया। सिर्फ यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अपने रहनुमा सुब्रमण्यन स्वामी ने यह बयान दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत बड़ा स्कैंडल है और नरेंद्र मोदी इससे नहीं बच सकते। लेकिन नरेंद्र मोदी, जिनकी हुकूमत शुरू में इस स्कीम को खुफिया करार देती रही और दावा करती रही कि किसी को पता नहीं चलेगा कि किस कंपनी या फर्द ने किसको चंदा दिया है ताकि राजदारी बरकरार रहे, उन्होंने तनाज़ात के बाद ये क्रेडिट लेना शुरू कर दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की खास बात ही यही है कि पूरा मनी ट्रेल मौजूद है और सबको पता है कि कितना पैसा किसको मिला है। यानी जैसे नरेंद्र मोदी खुफिया स्कीम कहते रहे, जब ये राज फाश हो गया कि वो खुफिया नहीं है तो इसके खुफिया ना होने का क्रेडिट लेने लगे। यानी भारत के मौजूदा इलेक्शंस पर कारोबारी शख्सियात का एक बड़ा असर मौजूद रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने करोड़ों बल्कि अरबों रुपए चंदे के तौर पर सियासी जमातों को दिए हैं, और मुबसरीन ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारत में बड़े बड़े स्कैंडल्स की तफसीलात सामने आ सकती हैं। और इस वक्त इंतखाबी मुहिम के मौज़ूआत में कुछ अहम मौजू भी कारोबारी शख्सियात और उनके सियासी जमातों से माली ताल्लुकात हैं। अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी मुसलसल अपनी इंतखाबी मुहिम में भारतीय कारोबारी शख्सियात अंबानी और अडानी का नाम लेकर नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते रहे, मगर गैर मामूली तौर पर 2 दिन पहले अचानक नरेंद्र मोदी ने एक इंतखाबी मुहिम में कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो भारतीय कारोबारी शख्सियात अडानी और अंबानी का नाम आजकल इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वो उनसे पैसे ले चुके हैं, और राहुल गांधी पर तनकीद करते करते उन्होंने अंबानी और अडानी पर काले धन का भी इल्ज़ाम लगा दिया। और फिर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को जवाब देते हुए कहा कि आपने पहली बार अवामी सतह पर अंबानी और अडानी का नाम लिया है, आप CBI को अंबानी और अडानी के पास भेजें और तहकीकात करवाएं। और इन्हीं तनाज़ात के साथ भारत में आम इंतखाबात का आखिरी मरहला 1 जून को मुकम्मल होगा और 4 जून को नताइज का ऐलान किया जाएगा।